जय माता दी। वेलकम टू अरीना क्रिएशंस। मैं स्कल्पचर आर्ट, रेजन आर्ट और बच्चों को मैं मंडाला आर्ट और लिपन आर्ट और नॉर्मल एक्रेलिक में जो पेंटिंग्स हैं वो मैं बच्चों को यहाँ पढ़े हों सबको मैं सिखाती हूँ और मैं काम भी करती हूँ। आई सेल ऑल रेजन प्रोडक्ट्स एंड स्कल्पचर प्रोडक्ट्स। उस पर आप मेरा YouTube के ऊपर जो आप मेरा काम देख सकते हैं अरीना क्रिएशंस के नाम पर। ये जो मैं आज आपको शुरू कर रही हूँ सीरीज़, इसके अंदर आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी। प्रैक्टिकली जो है वो नेक्स्ट वीक से मेरे रेजन्स के अंदर और बाकी जो चीज़ें हैं वो आई एम स्टार्टिंग माई सीरीज़। और आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को रेज़न के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं नॉलेज दूंगी। मुझे 7 इयर्स हो गए हैं रेज़न के साथ काम करते हुए और मोस्टली इसकी कुछ वजह भी है जिसकी वजह से आई एम स्टार्टिंग ऑल दिस सीरीज़। बिकॉज जैसे मैं रेज़न्स के क्रिएट भी करती हूँ, मेरी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, मेरे खुद के अपने मैं सेल करती हूँ जिस तरह से बनाकर। तो मेरा बनाने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो रेज़न को बनाकर जो इसके साथ मेरी 7 इयर्स की जो मेरी जर्नी रही है, तो इस जर्नी के रिगार्डिंग जो भी मैंने सीखा है रेज़न को लेके वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली आजकल हर बच्चा भी सीखना चाहता है, बड़ा भी सीखना चाहता है, लेकिन लोगों को जो मेरे पास स्टूडेंट्स भी आए हैं, जो लोग मेरे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि भी कोर्सेज़ करने के बावजूद भी जब वो मेरे पास आते हैं तो उन लोगों के पास वो नॉलेज ही नहीं है जो मैं स्टेप्स उनको सिखाती हूँ। और कईयों ने ये चीज़ भी प्रॉब्लम आ रही है कईयों को कि भी हम लोगों ने कोर्सेज़ वगैरह जैसे किए, ऑफलाइन भी किया 99 रुपीज़ में, इतने रुपीज़ में, तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं या ऑनलाइन भी अगर हम उस डे को या डेट को हम ऑनलाइन जब हम क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो हम ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। देखिए उन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने ये सीरीज़ आई एम स्टार्टिंग। ये बिगिनर्स के लिए भी है स्पेशली, और ये बच्चे जो हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी बच्चों को सीखनी चाहिए। तो वो इधर से उधर जैसे उनकी ट्यूशन्स वगैरह होती हैं, कई बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो मेरी ये सीरीज़ देखकर बच्चे आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। चाहे वो रेज़न है, चाहे वो स्कल्पचर आर्ट है, लिपन आर्ट है, मंडाला आर्ट है, हर चीज़ को डे बाय डे आपको, और क्रिस्टल्स कैसे घर पे बनाने हैं, आप लोगों को मोल्ड्स कैसे घर पे बनाने हैं, तो वो डिटेलिंग के अंदर आपकी मेरी ये वीडियोस आएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। आपको ऑफलाइन और इधर उधर कहीं पे भी आपको जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आज तक आप लोगों को मोस्टली लोग नहीं बताते। सो डोंट हैव टू गो एनीवेयर। इवन अडल्ट्स भी जो बिगनर्स हैं उनको भी मैं डिटेलिंग में वो भी मेरी ये वीडियोस देखकर हर चीज़ ये सीख सकते हैं। आगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको आगे और बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताती जाऊंगी, तो तब आपको नॉलेज मिलती जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। बेसिकली अभी मैं आपको बहुत ही छोटा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं करके सिर्फ थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले है प्रिकॉशंस। देखिए सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जो बच्चे हैं, कई मेरे पास छोटे बच्चे भी आए हैं। मैं देखिए 10th क्लास के जो बच्चे हैं या 10th क्लास से जो ऑनवर्ड्स बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर रेज़न मैं रिकमेंड करती हूँ। और अगर उनसे छोटे बच्चे हैं, आई थिंक इट्स बेटर कि भी वो यूवी का जो रेज़न आता है वो यूज़ करें। उसके ड्रॉबैक क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आता है कि आपका एरिया, आपने जहाँ पर रेज़न का काम करना है। रेज़न का काम एसी के अंदर नहीं करना। रेज़न का काम आप वहाँ करेंगे जहाँ पर विंडो है ना, जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर आती है, वहाँ पर अपना छोटा टेबल आप अपना लगाइए। आपका वो जो लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए।
आपका या टिल्टेड या इस तरह से लेवल नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन टेबल का जो आपका मेन टेबल का जो बेस है वो प्रॉपर लेवल का होना चाहिए। अगर हल्का सा भी टिल्ट हो गया जब आप रेजन डालोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको कभी आप नीचे कुछ भी आपको चीज़ें रखनी भी पड़ेंगी बैलेंस करने के लिए। सो इट्स बेटर कि भी अगर आप लोगों के जो भी टेबल आपका हो आपका वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो। और दूसरा आप लोगों ने मास्क जरूर लगाना है और हैंड्स पे आपके ग्लव्स डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए। और साथ में आप डिस्पोजेबल कुछ पेपर्स भी आप नैपकिन्स भी आप रख सकते हो, वो भी आपने रखनी है। जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे जब आप ऊपर की लेयरिंग करते हैं जब भी हम रेजन की, तो वो साइड्स पे काफ़ी सारा गिर जाता है। आपने उसको वहाँ पर उसको नहीं पड़े रहने देना, उसको इमीडिएटली जो आपने टिश्यू पेपर्स अपने साइड पे जो डिस्पोजेबल रखे हैं उनसे आप क्लीन करके एक डस्टबिन रखोगे। आप डस्टबिन के अंदर आप उनको डालते जाओगे और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको उसको नॉट बांध के आप अपने घर के जो बाहर मेन आपका डस्टबिन है वहाँ पर आप उसको थ्रो आउट कर दोगे। घर के अंदर आपको उसको ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का चाहे केमिकल है तो केमिकल ही ना, चाहे इंडस्ट्रियल केमिकल और जो घर के अंदर केमिकल हम जो ये केमिकल जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रेजन का, उसमें डिफरेंस है। जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हम अभी घर के अंदर जो हम ये बना रहे हैं वो थोड़ा लो उसमें आ जाता है, इतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग का नहीं होता है। सो आप अगर घर पे भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस ज़रूर रखनी है, ग्लव्स का, मास्क का, और एक आपका डस्टबिन आपका साथ में होना चाहिए जिसके ऊपर आपने ब्लैक कलर के आजकल डिस्पोजेबल मिल जाती हैं, वो रोल मिल जाता है, वो रोल आप ले लीजिए और आप रोल को उसमें से एक एक पीसीज आप काट के उसमें रखिए और इमीडिएटली जब आपका काम खत्म हो जाए जितने भी आपके कप्स हैं, जो भी आपके ग्लव्स हैं या आपने जो भी साइड से रिमूव किया है टिश्यूज़ के साथ, वो उसमें थ्रो करके उसको नॉट करके उसको घर से बाहर जो आपका मेन डस्टबिन है उसमें आप उसको रख दीजिए। और ये और क्रॉस वेंटिलेशन, एसी के अंदर आपने रेजन का काम नहीं करना, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, कोई भी है, हमेशा इसको आप फैन के नीचे काम कीजिए और वहाँ पर काम करेंगे जहाँ पर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है। मेरा भी अगर जो वर्किंग एरिया है जो मेरा रेजन का, वो मेरा क्रॉस वेंटिलेशन में खिड़की के पास में है और मैं एसी के अंदर काम बिल्कुल नहीं करती। रेजन का काम हमेशा ओपन में करना है। जितना आपका अच्छा वेंटिलेशन आपके रूम के अंदर की होएगी उतना आपके लिए वो बेटर होगा। और उसके बाद में आता है रेजन की जो आजकल मार्केट के अंदर है वो अलग अलग रेशियो के रेजन्स आते हैं। एक आता है 1:1, एक आता है 2:1, 3:1, 5:3। इसके अंदर एक और भी एक आता है जो जिसके लिए कि हम लोग आप कह सकते हो प्रेशर कास्टिंग का एक मशीन आती है, वो हम यूज़ करते हैं। उसकी वो रेजन होता है एम्यूलाइट क्लियर रेजन। वो जैसे आपने कोई बहुत बड़े लैंप्स या कुछ आपने डिफरेंट कुछ चीज़ें क्रिएट करनी हो वो उसके लिए यूज़ होता है। बट उसके लिए आपको वो क्यों हम लोग कास्टिंग प्रेशर कास्टिंग जो मशीन है वो क्यों यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं बबल्स को रिमूव करने के लिए। तो बबल्स को रिमूव करने के लिए आपको इतना कॉस्टली प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको 2:1 इज़ मच बेटर। अब क्या है रेजन, 1:1 क्या है? 1:1 जो है उसके लिए आपको वेइंग स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना नॉर्मल आपके जो प्लास्टिक का भी है या सिलिकॉन का आपके पास जो भी मग है, आप 1:1 के साथ आप उसको आराम से मेजर कर सकते हो। और दूसरा उसका जो ड्राई होने का जो उसका टाइम पीरियड है वो इट टेक्स अराउंड 12 आवर्स। 12 आवर्स फर्स्ट लेयर का, सेकेंड लेयर का भी 12 आवर्स, तो टोटल आपको पड़ता है 24 आवर्स। Why I'm saying first layer and second layer, because मैं जो काम करती हूँ मैं लेयर्स में काम करती हूँ। क्यों? उसका भी एक रीज़न है।
जब भी आप रेजन का काम कीजिए आप लेयर्स में काम कीजिए, क्योंकि जितना आप लेयर्स में काम करोगे उतना एक तो जितना प्रोडक्ट कम होएगा उसको ड्राई होने का टाइम थोड़ा, अगर आप 12 घंटे भी देते हो तो वो प्रॉपर ड्राई हो पाएगा और उसकी जो स्ट्रॉन्गेबिलिटी है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी रेज़न का काम करें तब आप लेयर्स में काम कीजिए। चाहे आप कोस्टर्स, छोटे से कोस्टर्स ही क्यों नहीं बना रहे हो, उसमें भी आप 2 लेयर्स में काम कीजिए। मिनिमम आपका हर प्रोजेक्ट जो है मिनिमम 2 लेयर्स में आप उसको बनाइए, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसका इवन जो आपका प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा वो भी, उसकी जो शाइनिंग है वो भी अलग से होगी। बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट अच्छा उसकी शाइनिंग निकल के बाहर आती है। जितना आप उसको क्यूरिंग टाइम दोगे, जितना उसको ड्राई होने का टाइम दोगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट शाइन भी करेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। सो 1:1 जो है वो हम ज़्यादातर रिवर टेबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, या हमने जैसे अब हमने कोस्टर्स या हमने कोई बड़ा कोई चीज़ बनाई है उसके ऊपर अगर हमने टेबल्स बनाए हैं सपोज कीजिए, तो टेबल्स के ऊपर की लेयर देने के लिए भी हम 1:1 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपर कोटिंग करने के लिए। उसके बाद आता है 2:1। मैं ज़्यादातर 2:1 यूज़ करती हूँ, क्योंकि 2:1 जो है उसका जो एक आता है क्यूरिंग टाइम, जो ड्राइंग टाइम है उसको जो हम ड्राई करते हैं, वो ड्राई टाइम जो इसका जाता है ये जाता है 72 आवर्स। 72 आवर्स तब आपको लगते हैं टोटल जब आप एक ही लेयर पे काम करते हो। अगर आप लेयर बाय लेयर काम करते हो तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, और आपको तभी मैं कहती हूँ कि रेज़न को हैंडल करना भी आपके लिए ईजी रहता है। 2:1 का जो वर्किंग टाइम है, अब वर्किंग टाइम क्या होता है? बेसिकली वर्किंग टाइम उसको हम बोलते हैं, जैसे अब आपने पार्ट ए और पार्ट बी जब आपने मिक्स किया, इट्स ए केमिकल जब एक दूसरे के साथ जब वन केमिकल और सेकंड केमिकल जब मिक्स होता है तो उसमें रिएक्शन होता है, ये एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग। तो जब हम पार्ट ए और पार्ट बी जब हम बीच में डालते हैं, जब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे उसमें केमिकल रिएक्शन टाइम पीरियड आगे जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाएंगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। सो जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे करके हार्ड होता जाएगा। सो अगर सपोज कीजिए कि आपने एक रेज़न के आपने कोस्टर्स बनाने हैं, उनके अंदर या आपने कोई वेलकम बनाना है या कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाना है, उनके अंदर आपने कोई ग्लिटर्स डालने हैं, आपने ड्राई फ्लावर्स डालने हैं, आपको उनको सेट करने के लिए टाइम मिलेगा। वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपका रेज़न है वो गर्म ना हो, तब तक वो गर्म होना ना शुरू हो, उस टाइम पीरियड को हम वर्किंग टाइम पीरियड बोलते हैं मिक्स करने के बाद। सो 2:1 जो है मोस्टली कहते हैं कि इट टेक्स अराउंड 60 to 90, नो इट टेक्स अराउंड 25 to 30 मिनट्स, तो आपका आराम से हो जाता है। अगर आपने थोड़ा क्वांटिटी में यूज़ किया है तो टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाता है, वर्किंग टाइम पीरियड। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया तो नेचुरल उसका वर्किंग टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स मिनिमम इतना लगता है। सो 2:1 को हैंडल करना भी इजी है, वर्किंग टाइम भी आपको बहुत अच्छा इसमें मिल जाता है, इतने में आप आराम से आप कर सकते हो। तो 2:1 को भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मिनिमम 2 लेयर्स में आप बनाइए। उसमें भी यानी कि एक तो आपको आपकी क्वालिटी भी उसमें अच्छी होएगी, आपका प्रोडक्ट्स का जो डेंसिटी है या उसमें जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक ही उसमें आप कर देते हो, एक ही बार में अगर आप उसको मिक्स करके बीच में डाल देते हो।
और उसके बाद आता है 3:1। 3:1 जो है वो, जैसे आपने बहुत बड़ा अपने वुड का बहुत बड़ा आपका रिवर टेबल है, यहाँ कोई अभी आपका टेबल है, उसमें जो हमें एक तो उसका जो क्यूरिंग टाइम है, जो ड्राइंग का टाइम है, वो अराउंड अबाउट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ये थोड़ा 72 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको ड्राई होने में। दूसरा, इसमें जो हमें वर्किंग पीरियड मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, जो इसमें वर्किंग टाइम पीरियड है वो ज़्यादा मिलता है। अराउंड अबाउट आपको 40 to 50 मिनट्स आपको इसमें वर्किंग टाइम पीरियड आपको ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए आई विल रिकमेंड 3:1। 5:3 आई डोंट रिकमेंड दिस थिंग। उसका रीज़न क्या है? 5:3 के लिए एक तो बहुत सारा आपको मटेरियल वो लेके रखना पड़ता है, इतना सारा क्वांटिटी के अंदर आपको रखने का कोई उसमें नहीं है, जबकि आपके पास 1:1, 2:1, 3:1 है। ज़्यादातर प्रेफरेबल जो मेरे जो प्रोडक्ट्स जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादातर मैं 2:1 में ही मैं बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर यूवी रेजन। यूवी रेजन जो हमारा यूज़ होता है वो ऑन दी स्पॉट, अगर आपने कोई जैसे ज्वेलरी बनानी हो और कोई भी छोटा सा अगर आपने कोई प्रोडक्ट करना हो, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ। और ये यूवी रेजन है जो कि मैं बच्चों के लिए रिकमेंड करती हूँ, 10th क्लास से जो नीचे के बच्चे हैं। उसमें भी एक रीज़न आता है कि जो बच्चे हैं उन लोगों का ये जो रिस्ट की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होती। जो मेरे पास बच्चे आए हैं छोटी, मैंने 1-2 लिए थे, जिस तरह से मैंने क्योंकि पहले तो मैं लेती हूँ, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भी बच्चा ऑलरेडी कर चुका है, तो मैंने कहा इट्स ओके, अगर बच्चा ऑलरेडी कर चुका है तो आप भेज सकते हैं। तो उसमें बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? बच्चों की रिस्ट की मूवमेंट ही नहीं है, वो मिक्स ही नहीं प्रॉपर कर पाते। और मोर ओवर रेजन का हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें आपको पेशेंस चाहिए। बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं होती है कि भी बच्चे इतनी पेशेंटली उसको मिक्स भी कर सके। उसके बाद उसमें जब हम कलर मिक्स करते हैं उसमें भी उनको क्वांटिटी का पता नहीं चलता। मोर ओवर उनकी रिस्ट की मूवमेंट ही नहीं होती। जब तक आपका रेजन पार्ट ए और पार्ट बी प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, तो वो जब मिक्सचर ही प्रॉपर नहीं बनेगा तो वो ड्राई नहीं होगा, तो आपका रेजन भी वेस्ट किया, आपका टाइम भी वेस्ट किया, और जिस पे आप उसको वो करोगे उसके बाद का भी जो आपका टाइम उसको रिमूव करने का वो भी आपका वेस्ट जाएगा। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो यूवी रेजन को करें। एंड मोर ओवर इट इज आल्सो सेफ। सेफ किस तरह से? इसमें फ्यूम्स नहीं निकलती। अब जब हम रेजन का जब हम काम करते हैं, जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है उसमें से फ्यूम्स निकलती है। इसीलिए हम लोग मास्क लगाते हैं कि मास्क अगर आप होती हल्की सी ही है, उसमें आपको कोई इतना वो नहीं रहता कि भी बहुत सारी फ्यूम्स निकल रही हैं या बहुत सारा वो निकल रहा है ना। फ्यूम्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा उसमें से फ्यूम्स उस तरह से निकले, लेकिन हल्के हल्के उसमें से जब जैसे जैसे वो गर्म होता है तो कुछ फ्यूम्स उसमें से निकलती हैं जो कि विजिबल नहीं होती है, बट फ्यूम्स होती हैं। सो यूवी रेजन जो है वो बच्चों के लिए अच्छा है। एक तो इमीडिएटली उसको हम जो नेल्स के जो हम यूवी ड्राई करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट जो हम यूज़ करते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है हम उसके साथ इमीडिएटली उसको ड्राई कर लेते हैं। तो और वो छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए वो यूवी रेजन जो है हमारा यूज़ होता है। देन उसके बाद आते हैं कलर्स। देखिए कलर्स में इसमें पिगमेंट्स भी यूज़ होते हैं, इसमें माइक्रो का कह दीजिए, मेटालिक कलर्स भी इसमें यूज़ होते हैं। इसमें पर्ल पिगमेंट भी इसमें यूज़ होता है, इसमें अल्कोहल इंक भी यूज़ होता है, इसमें एक्रेलिक का अल्कोहल इंक भी यूज़ होता है। बेसिकली इसके अंदर लोग एक्रेलिक कलर जो कि हम पेंटिंग्स वाले यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते हैं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। उसके भी एक रीज़न है, बिकॉज रेजन के लिए जो आपको कलर्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं जो सिर्फ रेजन में के लिए हैं, तो वो रेजन के अंदर उन्हीं को यूज़ कीजिए। जो एक्रेलिक कलर जो पेंटिंग का है, अगर हम उसको रेजन के अंदर डालते हैं तो उसकी वो क्वालिटी और वो शाइनेस कलर्स की नहीं आती। आप जो मर्जी कर लीजिए,
आप चाहे खुद भी आप करके देख सकती हैं। सो अगर आपको अपना प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, अच्छा दिखना भी, उसकी जो कलर्स की जो प्रॉपर कलर है, उसकी जो शाइनिंग है वो निखर के अगर आए, तो और आप रेज़न के अंदर वही कलर्स यूज़ कीजिए जो कि रेज़न के लिए रिकमेंडेड है। सो उसमें भी डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। आप इसी में ही देख लीजिए, कलर्स जो हैं वो भी कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने एक नॉर्मल पोस्टर्स का कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसके अंदर आपको पिगमेंट भी चाहिए, आपको अल्कोहल इंक भी चाहिए, आपको मेटालिक भी चाहिए। एक अगर कोस्टर का कोई, अगर आपने कुछ डिज़ाइन कुछ डिफरेंट, अगर कुछ आपको फ्लावर बनाना, उसमें आपको अल्कोहल भी चाहिए, उसमें आपको पिगमेंट भी चाहिए। सो 2 कलर्स, आपको मोल्ड्स भी चाहिए, आपको रेज़न भी चाहिए, उसमें कलर्स आपको डिफरेंट। सो इन कलर्स का जो इफ़ेक्ट आता है वो भी डिफरेंट है। अगर आपको मेन शाइनिंग के लिए अगर आपको देना है तो उसके लिए कौन सा कलर यूज़ करना है, और अगर आपको नॉर्मल बेस का अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको कौन सा कलर यूज़ करना है। अब जो एक्रेलिक कलर है वो उतनी शाइनी और उतना इवन पिगमेंट का भी वो इफ़ेक्ट नहीं देता है। जो एक्रेलिक कलर है वो रेज़न की बजाय हम लोग जैसे बेस हम तैयार करते हैं, हम जैसे एक वुड का हमारे पास पीस है, हमने वुड के ऊपर कोई चीज़ बनानी है तो उसको हम एक एक्रेलिक कलर की हम कोडिंग दे सकते हैं। वो 2 तरह से काम करेगी, एक तो बेस भी काम करेगी और एज ए वाटर प्रूफ भी वो रेज़न के लिए वो काम करेगी, वाटर प्रूफिंग का भी वो काम करेगी उसके ऊपर। सो वहाँ पर मैं खुद भी करती हूँ एक्रेलिक कलर्स जो हैं वो उसके ऊपर फिर आप रेज़न कर दीजिए। जब वो ड्राई हो जाए वुड के ऊपर आप एक्रेलिक कलर को करके उसका पेंटिंग उसको करके जब वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर फिर आप रेज़न की लेयर उसको दे सकते हो। तो लकड़ जो है वो रेज़न को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये चीज़ें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो एक्रेलिक कलर जो है वो उसके अंदर आपको यूज़ करना चाहिए, ना कि आप उसको रेज़न के अंदर मिक्स करके आप उसको यूज़ करें। अब इनको किस तरह से प्रोजेक्ट्स को तैयार करना है वो भी मैं आपको अपनी जैसे जैसे आगे सीरीज़ आएंगी उसमें मैं बताऊंगी। अब जैसे टेबल्स हैं, अब टेबल्स का भी जो मेरी आप देखेंगे, आप अगर मेरा टेबल्स का जो मैंने टेबल्स बनाए हैं आप उस पर आप जाके देखिए, मेरी इंस्टा पे मैंने अपने अपलोड किए हुए हैं, उस पर भी मैंने चाहे आप मेरी ट्रेस भी देखिए तो उसके अंदर मैंने आर्ट को लेकर किस तरह से आप रेज़न के अंदर आप उसको इन्हेंस कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आर्ट को आप किस तरह से इन्हेंस कर सकते हो, उसमें भी मैंने वो बनाए हैं। और उसमें मैंने जिस तरह से एक टेबल मेरा उसमें बना है, आई हैव यूज द कम्बिनेशन ऑफ रेज़न 30 पॉइंट जो हम फ्लूइड आर्ट एक्रेलिक में करते हैं, उसको मैंने रेज़न के अंदर कैसे यूज़ किया है, प्लस लिपन आर्ट, प्लस उसके साथ मंडाला आर्ट। ये 3 आर्ट्स को मैंने कंबाइन कर एक टेबल बनाया है। तो इस तरह की, और जो आपने मेरी कुछ ट्रेस भी आप देखोगे, ट्रेस भी जो मैंने बनाई है उनकी प्रॉपर नीचे पहले शेडिंग होती है, प्रॉपर पेंटिंग की गई है। प्रॉपर पेंटिंग करने के बाद उसको मैंने सिर्फ ऊपर से रेज़न की कोडिंग दी है। एक चीज़ और, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको बैक साइड से भी प्रॉपर उनकी वाटर प्रूफिंग करती हूँ, उनका मैं प्रॉपर बेस बनाती हूँ और उनको मैं रेज़न के साथ कोट करती हूँ। वो क्यों, उसका भी एक आप देखिए। अब आपने वुड के ऊपर आपने ट्रेस बनाई, आपने ऊपर तो रेज़न का काम सारा कर दिया, ठीक है। जब भी आप उसको वॉश करोगे तो जो बैक साइड पे वुड है जिसको आपने रेज़न से ना तो कवर किया है और ना ही आपने उसको कोटिंग की है एक्रेलिक कलर से या किसी भी कलर से, अगर आपने कोटिंग नहीं की है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर पानी जाता जाएगा वो प्रोडक्ट आपका खराब हो जाएगा। सो मेरे जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखोगे वो सारे के सारे साइड से भी ट्रेस और नीचे बेस से भी वो आपको लेयरिंग कोटेड ही मिलेंगे, रेज़न के साथ भी और एक्रेलिक के साथ भी। तो जितना हम उसका अपने प्रोडक्ट को आप प्रॉपर आप अच्छी तरह से बनाओगे उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और वो इजी वॉशेबल भी है, इजी टू हैंडल भी है। सो इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट करो। कितना कॉस्ट इसमें रेज़न का बढ़ जाएगा। जो इंसान 2000 या 3000 खर्च सकता है वो 200-300 रुपया ऊपर भी खर्च कर सकता है।
तो दैट इज़ नॉट इतना कि अगर आप उसको बैक साइड पे भी उसको बेस को अगर आप प्रॉपर उसको वो करके देते हो तो वो ड्यूरेबल रहता है। जितना इफ़ यू आर, अगर आपके जितने का प्रोडक्ट आपका प्राइस का है, जस्ट मेक श्योर कि उतना आप प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हो। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मेरे जितने भी आप उसमें आप देखोगे, मेरा कोई भी प्रोडक्ट आपको विदाउट बैक साइड पे या बेस को जो बैक साइड का जो बेस है विदाउट कोटिंग आपको कोई भी नहीं मिलेगा। उसका यही है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको वॉश करना भी आपको ईज़िली आप उसको वॉश कर सकते हो। आप चाहे आगे पीछे से आप पानी से उसको वॉश कर लीजिए। इवन जो मैं टेबल्स भी बनाती हूँ, मेरे टेबल्स के ऊपर भी जो चीज़ें पड़ी होती हैं या कोई भी चीज़ मैं उसके ऊपर लगाती हूँ वो इजी टू वॉशेबल है। आप इमीडिएटली, इवन अगर मैंने बीच बोर्ड का भी कुछ बनाया है, एक मैंने बीच बोर्ड के ऊपर मैंने मार्बल के ऊपर बनाया है, लेयर बाय लेयर मैंने फिशेस उसमें बनाई हैं, 3D फिशेस बनाई हैं। तो वो इस तरह से बनाई है कि अगर उसके अंदर मैंने मरमेड भी रखी है या कुछ शेल्स भी रखे हैं, वो प्रॉपरली कोटेड है। आप उनको एज इट इज़ पानी के अंदर आप ले जाके हल्के से ब्रश से आप उसको टूथ ब्रश से या आप हल्का सा करोगे तो वो वॉशेबल है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मिट्टी बहुत है, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स अगर आप बनाएंगे जिनकी लाइफ भी अच्छी हो, ड्यूरेबल भी हो, तो नेचुरल है, उनकी जो प्रोडक्ट जो निकल के भी आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। और उतना आप जितना आप लगा रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, उतनी वैल्यू भी तो हो, है ना, उतनी लॉन्ग लाइफ भी तो वो चीज़ चले। इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, बिकॉज रेज़न का काम जो है वो इट्स नॉट एन ईजी कि आपने रेज़न को कलर्स में घोला और उसको मिक्स किया और आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो हर थर्सडे को, हर नेक्स्ट वीक थर्सडे को इवनिंग में मेरी जो वीडियो है, प्रैक्टिकली रीज़न से ही मैं आई विल स्टार्ट माई वीडियोज़, तो वो आपको मैं अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ पर आप मेरे अरीना क्रिएशंस करके आप इंस्टा पे मेरा आप काम देख सकते हैं, और इंस्टा और अरीना क्रिएशंस के नाम से ही आप मेरी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक से हर थर्सडे इवनिंग को मेरी अपलोड होंगी। सीरीज़ बाय सीरीज़ में आप लोगों को काफ़ी कुछ टीच करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और सीखिए अपनी क्रिएटिविटी को, और एक हाई लेवल पे आप लेके जाइए। मैं आप लोगों को बहुत कुछ इसमें चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। टिल देन, बाय, थैंक यू।